वो लड़कियों में ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि लीड करेंगी। इस वजह से नहीं कि वो मतलब कोई मुकाबलेबाजी है, इस वजह से कि उनमें टैलेंट ज़्यादा है। सही है। इस टैलेंट की वजह से वो लीड करेंगी और हर फील्ड में लीड करेंगी। टैलेंट का मुकाबला नहीं हुआ करता, टैलेंट एक दूसरे की सपोर्ट होता है हमेशा। टैलेंट एक पॉजिटिव एंटिटी है जो हमेशा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड प्रोग्रेस। बिल्कुल सही। तो अगर कोई लड़की ज़्यादा टैलेंटेड है, आपके घर में है, वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है या आपकी माँ है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, वो आपकी सपोर्ट है बेसिकली। उसको बिल्कुल इजी कर दें बाकी वो सारे कामों से जो वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं प्रॉपर अटेंड कर पा रही, उसको क्रिटिसाइज कम करें। मतलब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बेसिकली हमारा जो गोल होना चाहिए या होता है अमूमन, तो हम माने ना माने, समझे ना समझे, गोल तो यही है ना कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई गोल नहीं होता। इत्मीनान चाहिए हमें, सुकून चाहिए हमें, खुशी चाहिए। इन सारी चीज़ों का जो मंबा है वो हम दोनों जेंडर ही होते हैं जो घर को चलाते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं। बिल्कुल सही। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। कोई किसी फील्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो जो ज़्यादा कर रहा है कहीं भी, दूसरे को उस फील्ड में उसके पीछे आसानी से कंफर्टेबली चलना चाहिए, मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आजकल के जो रुझानात देखे जाते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की आगाज़ में कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोशिश है कि लेकिन यहाँ आज अगर हम देखते हैं कि कुछ हम वाजे उस पर बात बेशक ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उस पर बात भी ना की जाए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर उजागर की जाए, इस पर रोशनी ज़रूर डाली जाए। आप देखिए कि बहुत सारी तहरीक जो है वो चलाई जाती हैं ख़वातीन को, जो है वो ये दिखाने की खातिर के मर्दों से आला हैं, अफजल हैं, और ख़वातीन जिस तरह से रोल अदा कर सकती हैं ये माशरे की तरक्की में, या ख़वातीन को जिस तरह से उसके हुकूक़ हैं वो शायद पूरे नहीं किए जा रहे, ये तमाम तर चीज़ें जो हम गर्दिश करती देखते हैं, आवाज़ें बुलंद होती देखते हैं, बहुत सारे प्ले कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके ऊपर दर्ज, बहुत सारे ऐसे जुमले जो दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह आपने वाज़े किया, ये कोई ऐसी दौड़ तो है नहीं कि इसमें सबकत देखे जानी है, ये दिखाना है, ख़वातीन ने ये दिखाना है कि हम मर्दों से बहुत आला हैं, या मर्दों ने ये दिखाना नहीं जी ख़वातीन जो है वो घरों तक महदूद हैं। एक ख़ातून जो है वो घर में अगर अपने ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही है, वो किचन को देख रही है, वो बच्चों को की खातिर अपनी जो भी यूँ समझिए कि ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर, चूँकि अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से आमदनी कम है, तो ये भी जब वो अज़्म करते हुए अपने शोहर के साथ घर से निकलती है तो इसको भी बाखूबी निभाती है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस खातून को ये रुतबा दे दिया जाए कि जी मर्द जो है इसके सामने वो बेकार है और मर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहा। ये आजकल एक अजीब सी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारा मकसद तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना है और अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है। जी। तो जब ये गोल हमारा साझा हो तो फिर लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही। तो ये जो आपको माशरे में बाज़ औक़ात नज़र आता है कि कुछ नाहमवारियाँ हैं, कुछ रस्में ऐसी हैं, कुछ रिवाज ऐसे हैं जहाँ हमें जुल्म नज़र आता है, तो उस जुल्म को रोकना तो बुनियादी तौर पे रियासत का काम होता है और रियासत अपने तौर पे करती भी है। इसमें सिर्फ जो सिस्टम में बैठे हुए चंद लोग हैं, अगर वो ये समझ पाएं कि उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं देना, जो आज़ादी है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम सारे इक्वल लेके आए हैं। इसमें कोई किसी ने किसी को कुछ नहीं देना। तो जब आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, व्हील है, मतलब जैसे अगर किसी औरत के हवाले से हम स्पेशली देखेंगे आज के दिन के हवाले से कि औरत अगर इंसाफ चाहती है, मतलब फ़र्ज़ करें कि उसे अपने भाइयों के मुकाबले में जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, हमारे माशरे में एक रस्म है, रिवाज है, हम नहीं देते उसको उसका हक, तो वो कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट का सिस्टम इतना तवील, इतना थका देने वाला है कि वो उसको
उस सिस्टम में जा नहीं पाती, इंसाफ के रास्ते पे चल नहीं पाती, वो दूसरा आसान रास्ता देखती है। क्योंकि जब आप फर्ज करें आप अपने घर में जब नो करते हैं ना, अपने भाइयों के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो आपके साथ फिर कोई भाई नहीं चलता। जब आप अपना हिस्सा मांग लेते हैं फिर नहीं चलता कोई भाई। तो आपको उस डिप्राइवेशन में रहते हुए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जॉब भी करनी है, कोर्ट भी जाना है। हाउ इट इज पॉसिबल कि उसी टाइम पे आप कोर्ट में भी चले जाएं और आप अपनी जॉब भी कर रहे हो। तो हमें हमारे निज़ामों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, सिस्टम को देखने की ज़रूरत है कि वो इंसाफ, वो हक जो किसी का है वो उस तक पहुंच तो जाए और आसानी से पहुंच जाए। सिस्टम में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आसान करने की ज़रूरत है। हमारे वकला की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो हर केस को अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाने की बजाय इंसाफ की फराहमी का ज़रिया बनाए। इसी तरह जजेस की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो बहुत सारी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक दिन में हरगिज़ भी नहीं होगा। हम जो कर सकते हैं हम खुद को ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन कानून बने को भी तो अरसा हो गया ना जी। तो अगर तब से ये कोशिशें की जा रही होती तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इसके सद्देबाब। हाँ, वो जो प्ले कार्ड हमें नजर आते हैं ना, वो इन वजूहात पे नजर आते हैं। वो हमारी मतलब वो जो डेली रूटीन की एक गोल है कि हमने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारनी है, अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, उसके लिए प्ले कार्ड नहीं उठते। प्ले कार्ड उठते हैं, जस्टिस नहीं होती तब प्ले कार्ड उठते हैं। कोई ऐसी रस्म है जो हमने अपनी अना की खातिर अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाई हुई है, इन चीज़ों पे प्ले कार्ड उठते हैं और उठने चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। उस पर फिर हमें बहुत गुस्सा आता है कि जी औरत जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है और दिस एंड दैट। नहीं, आज अगर हम रोशन ख्याली की बातें कर रहे हैं तो वो उन तमाम औरतों की कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने आवाज़ उठाई। हम आसमा जहांगीर का नाम आज लेने पे मजबूर हैं। उन्होंने जितना जो रोल प्ले किया औरतों की आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए, या ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, बेशुमार उनके काम हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह बेशुमार खवातीन हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन। एक चीज अगर आप देखिए मैम कि आप कहा जाता है जी कि ख्वातीन जो है उनको तालीम हासिल नहीं करने दी जाती, या कहा जाता है कि उनको जॉब के मौके नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, इसको आप ये मत समझिए कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है, नहीं, ये हमारे कुछ घर की कुछ रिवायात या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको उस वे में देख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी बात पे झूठ बोलता हूँ तो इसको ये नहीं आप कह सकते कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो झूठ बोलती होगी। ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअली मेरा अपना एक रोल है। अगर मैं अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अगर अपनी मदर को घर से बाहर नहीं जाने दे रहा तो ये मेरी अपनी एक ज़ाती हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एक सिस्टम का हिस्सा है। हमारे अगर इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ख्वातीन जो है वो जॉब कर रही हैं, मुलाजमत कर रही हैं, घरों से बाहर आती हैं, स्कूल हैं या जो भी डिफरेंट जो है वो जगह पे वो जॉब कर रही हैं, हर शोबा जात में आपको नज़र आती हैं वो तमाम तर ख्वातीन जो हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत उन लोगों को ज़रूर है, मगर आपको लगता नहीं है कि ये एक जो तहरीक चलाई जाती है इसमें कहीं उन लोगों को भी शय मिल जाती है कि वो उनका मकसद क्या है, वो कौन सी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपको भी वाज़े हो रहा होता है, हमें भी वाज़े हो रहा होता है। मेरा ख्याल है कि उस एजुकेशन के शोबे से हूँ, रिसर्च के शोबे से हूँ, तो मैं मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो काम होता है उस काम का 65% औरतें करती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, और पूरी दुनिया की जो आमदनी है उसका सिर्फ 1% औरतों को मिलता है। तो ये इतना डिसबैलेंस है जिसको बाहर हाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई एड्रेस करेगा तो मसला ठीक होगा। क्योंकि जब आप बहुत लंबे अरसे तक किसी को डिप्राइव रखते हैं, इनजस्टिस होती है सोसाइटीज़ में, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है एग्रेशन की सूरत में। तो वो एग्रेशन जो है हमें ख़त्म करना है। हमारे अंदर जो एक नेगेटिविटी आ जाती है, एग्रेशन जो है वो बुनियाद होता है नेगेटिविटी की, तो एग्रेशन को एड्रेस करना है। वो एग्रेशन कैसे एड्रेस जब हम सोसाइटी में इन चीज़ों को देखेंगे, जो एक रास्ता देती हैं उन लोगों को जिनकी आवाज़ें हमें पसंद नहीं आती। हमें, हमारी सोसाइटी, हमारी नॉर्म, हमारा कल्चर, हमारा मजहब डिफरेंट है उन लोगों से। बिल्कुल सही, ठीक है, तो उस डिफरेंट चीज़ों को हमें एक्सरसाइज उस तरह से करना है कि उन लोगों को समझ आए कि ये वो लोग हैं जो हमारे हर मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये वो कल्चर है जो हमें ऑप्ट
प्ले कार्ड लेके निकला है, हमने उसे गालियां, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है बाकायदा लिटरली गालियां दी हुई होती हैं। तो हम कहाँ अपनी तहजीब कहाँ छोड़ाए? हमारी तहजीब में तो ऐसा है ही नहीं। कोई अगर गलत कर रहा है तो उसका रास्ता कानून रोके, उसका रास्ता रोकने के और इदारे हैं। हमें एज ए पर्सन दूसरों को इस तरह पॉइंट आउट नहीं करना होता, हमें गालम गलूच नहीं करनी। और स्पेशली जब हमारे सामने, देखिए हमने सोसाइटी में ऐसा देखा, मतलब लोगों ने तो खैर ये देखा कि औरत जब बाहर निकलती है तो शायद मुआशरा में बुराई फैलती है, लोगों ने ऐसा महसूस किया। लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी का जो एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ जहाँ एज ए फीमेल मैं प्रेजेंट होती हूँ, क्लास में हूँ, ऑफिस में हूँ, अपने कुलीग्स के साथ हूँ, वहाँ वहाँ तहजीब आती है। मैंने ऐसा देखा, मैंने ये महसूस किया। लोग बात करने में लिहाज करते हैं, लोग लिबास ठीक पहन के आते हैं जाते हैं मेरे सामने। तो मैं ये नहीं मान सकती कि औरत के बाहर आने से घर से तहजीब को कोई इशू आता है, बल्कि मैं देखती हूँ कि लोग ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो जाते हैं, लोग ज़्यादा बेहतर बिहेव करने लग जाते हैं सोशल लेवल पे। तो जब ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमें फिर उस बैलेंस को कायम रखना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें जब तू तड़ाक करके हम जब गली मोहल्लों में बात करते हैं और वही बच्चा जब यूनिवर्सिटी में एंटर होता है और हमारे सामने आता है और वो उसको हम बताते हैं आप जनाब कैसे बोलते हैं और किस तरह से चलते हैं, शुरू शुरू में वो तंग होता है, लेकिन आफ्टर 4 ईयर जब वो यहाँ से जाता है तो वो उन्हीं सारी तहजीब का प्रचार कर रहा होता है जो हमने उसे सिखाई होती है। बिल्कुल सही। लेकिन आज अगर ये देखा जाए कि मुख्तलिफ इलाकों में आज भी, हालांकि जिस हद तक सोशल मीडिया जो वो इसने अपना काम दिखाया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। बहुत सारी चीज़ों से हम जो है वो जिन चीज़ों से नावाकिफ़ थे वाकिफ़ होने लगे, और मुल्क में चल क्या रहा है हर एक मिनट की जो ख़बर है वो हम तक पहुँचती रहती है। अच्छा, जहाँ इतनी तरक्की हो चुकी है वहाँ आज भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल भी ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं वो घरों से बाहर ना निकले, स्कूल ना जाएं, चाहते हैं माँ बाप कि उनकी बेटियां जो है वो कॉलेज ना जाएं, यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, उनका तालीम हासिल करना इतना अहम नहीं है। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, ये मेरी एक्चुअली ये सवाल करने का मकसद ये है कि माँ बाप को ये लगता है कि इसने स्टडी करके उसके बाद भी तो इसने घर ही चलाना है, अब ससुराल जाएगी वहाँ जाके इसने खाना ही पकाना है, इसने सफाई सुथराई और ये तमाम तर चीज़ें देखनी है, अपने घर को संवारना है, तो इसको पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कहीं ऐसे हालात, ऐसे मुश्किलात आ नहीं जाती कि जहाँ ख़वातीन जो हैं वो फिर निकलती हैं और शाना बशाना मर्दों के काम कर, तो इस बात का सबूत देती हैं कि जी हाँ, हमारे लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बात हम महसूस करते हैं वो ये होती है कि एक लड़की है, उसमें बेशुमार टैलेंट हैं, आपने उसके लड़की होने पे पहले दिन ही उसकी तालीम को क्रॉस कर दिया कि इसको तो एक मैट्रिक या एफए या बीए कर लेगी, दैट इज़ एनफ फॉर हर। ऐसा नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि हमारी लड़कियों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, खेलने के मौके नहीं हैं, हमें उससे एक स्टेप आगे सोचना है। बिल्कुल सही। वो जो एक डरे हुए हमारे माशरे के कुछ लोग हैं जिनको डर लगता है कि औरत अगर पढ़ जाएगी तो शायद उनकी नॉर्म्स, उनका कल्चर या उनके मज़हब को कोई नुकसान पहुंचने वाला है, उन डरे हुए लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से लोग निकले भी हैं उस डर से, मज़ीद निकालना है। जो पीछे रह गए हैं उनको हाथ पकड़ के, उनको बड़े प्यार के साथ, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, वो कोई गैर तो नहीं है, वो उन पे जहालत का लेबल लगा के हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते, वो हमारे अपने हैं, उन्हें बताना है। क्योंकि ज़िंदगी में मतलब मेरी अब जिस उम्र में मैं हूँ, एक तवील अरसे से, यानी जब मैं अभी 20-22 साल की थी तब से मैं बाकायदा मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मेरे मकासद में एक मकसद ये भी था कि दुनिया में जो लोग गरीब हैं उनकी गुर्बत के मसाइल को हल किया जाए। इस एक मकसद को लेके मैंने ऐसे घरों में जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं थे, 5 बच्चे हैं नहीं पढ़ रहे, एक बच्ची है जो पढ़ रही है, उस एक बच्ची को मैंने पढ़ाया, उसे इस काबिल बनाया। तो आज उस घर में जब बदले हुए चीज़ें मुझे नज़र आती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत खूब। कि वो बच्ची जो ना पढ़ती तो उस घर का वही हाल होता जो आज बच्चे आज भी नशेई हैं, जिनके बेटे आज भी जिनके बेटे बिगड़े हुए हैं, माँ बाप पे हाथ उठाते हैं। उनकी एक बेटी है जो उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वो पढ़ लिख गई है, वो छोटी मोटी कोई जॉब करती है, वो अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई है। तो ये वाली चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कुछ नेचुरल टैलेंट हमारे
5-6 बच्चों में से किसी एक में हो सकते हैं। तो उन नेचुरल टैलेंट्स की आबियारी करना भी माँ बाप के फ़राइज़ में शामिल है। उसमें फिर जेंडर ना देखें, बेटा नहीं पढ़ता, हम जोर लगा रहे होते हैं कि ये पढ़ जाए, और बेटी बगैर किसी बात के पढ़ रही होती है और हम उसे सपोर्ट नहीं करते। आपके पोते या नवासे का आदत। अच्छा, इसमें मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रही है। तो वो आप उनको नहीं देखना चाहते कि उनकी परवरिश अच्छी हो? आज कहा जाता है कि माँ जो है वो पहली दर्सगाह है किसी भी बच्चे की खातिर, तरबियत के हवाले से अगर देखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जब हम जहन में लाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एजुकेशन जो है वो सब के लिए ज़रूरी है। इल्म हासिल करो ख़ा तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म का हसूल हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये अहादीस हैं। हम इसका मफ़हूम जो है वो जानने की अगर कोशिश करें तो हमें इल्म हो कि ये सारी चीज़ें जो है ये मर्द और ख़वातीन के लिए कितनी ज़रूरी हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ़ खान, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 19 66 966, ये हमारा नंबर है। आपकी कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस हैं वो ज़रूर शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान पे हमें, और वहाँ भी आप जो भी मैसेज करेंगे उसे भी ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा जी, डॉक्टर इरम सुल्ताना साहिबा, मैं आपकी तरफ आते हुए एक ऐसा सवाल है कि जो मुझे फ़ील होता है, मैं चाहता हूँ कि आज ये थोड़ा क्लियर हो जाए, मेरी जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाए। मैंने देखा है कि हमारे माशरे में कुछ इस तरह से भी तरबियत का म्यार होता जा रहा है कि समझ नहीं आती। ख़वातीन की चूँकि हम बात कर रहे हैं, आज आलमी दिन है, तो एक लड़का जो है अगर उसके पास मास्टर डिग्री है तो वो अगर शादी का फ़ैसला किया जाता है, उसके लिए कोई लड़की देखी जाती है, तो मैट्रिक पास लड़की के साथ भी शादी होती देखी है, FA पास है, BA पास है। लेकिन दूसरे अगर वे में हम देखें कि एक लड़की जो है वो जब वो पढ़ लिख जाती है तो माँ बाप की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि एटलीस्ट लड़का तो ऐसा हो ना जो इसके जितना पढ़ा लिखा हो या कोई अच्छा बिजनेस हो। ये बराबरी की सतह, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये हमारी साइकोलॉजिकल फियर्स हैं। हमारा जो फैसला है ना, फैसले करने वाले, वो हमारे लोग, जो हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों से डरे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि लड़कियां उन फैमिलीज़ की अमूमन पढ़ती लिखती हैं जो वेल ऑफ हैं। ठीक है। वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी कंफर्टेबल ही रहे, बेटी से प्यार भी ज़रा ज़्यादा होता है इस हवाले से भी। तो वो मिस मैच, क्योंकि जब एक अमूमन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जब आपका मैच प्रॉपर नहीं होता तो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है। बहू को अगर कॉम्प्लेक्स, अवल तो होगा नहीं कि उसका मियाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो इशू नहीं आएगा, लड़का है वो मैनेज कर लेगा। लेकिन जब लड़की है और उसका हस्बैंड इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो कि मेरी बीवी ज़्यादा बाख्तियार है, उसकी जॉब बेहतर है, उसकी एजुकेशन बेहतर है, तो वो क्या करेगा, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे पॉइंट उठाएगा, कीड़े निकालेगा, क्रिटिसाइज करेगा। तो माँ बाप उस क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं, अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं कि इस पे वो उंगली ना उठाई जाए, ये तो इतने लाडों से हमने पाली थी, पढ़ाया था इसको, तो इसका मैच तो बराबर हो। ये है माँ बाप की अप्रोच। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ वक्त पे शादी नहीं हो पाती उनकी, उस अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में। तो फिर एक वक्त आता है कि वालिदैन नहीं रहते, उनके बाद फिर जो फैसले होते हैं वो बड़े मतलब खौफनाक होते हैं, नामुनासिब भी होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि बर वक्त हम जो कंप्रोमाइज़ करने हैं खुद से कर लें। बाद में जो बच्चे कंप्रोमाइज़ करते हैं वो फिर एक्सपीरियंस तो उनका वो नहीं होता, तो कंप्रोमाइज़ भी होते हैं और नतीजे भी गलत निकलते हैं। तो वालिदैन को सोचना चाहिए, वालिदैन को समझना चाहिए कि अगर एक लड़का जॉब नहीं भी कर रहा और वो पढ़ा लिखा है तो आप अपनी पढ़ी लिखी लड़की जो जॉब कर रही है उसकी शादी उससे कर दें और उसको सपोर्ट करते रहें, उसके साथ इन रहें आप ज़िंदगी में, ताकि वो बिल्कुल निकम्मा भी ना हो जाए। होता है ना ऐसा कि अगर बीवी जॉब कर रही है, मर्द बाहर सोसाइटी में फेस नहीं कर पाता तो वो घर में रहना शुरू कर देता है, वो काम के लिए जाता ही नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी को और उसकी तनख्वाह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जी वो तनख्वाह सीधी मेरे अकाउंट में आ जाए और फलां और फलां। इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। वो दोनों पार्टनर होते हैं, एक कमाए और दूसरा ना कमाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा देखा है। ये कोई बड़ी एक पार्टनर कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो दूसरा अगर कम भी कमा रहा है तो इस तो चल जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्योंकि शायद इस वजह से भी खौफ की कैफियत जो है वो आ जाती है कि मेरी बीवी जो मुझसे ज़्यादा कमा रही है और मैं कम कमा रहा हूँ, तो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती।
मर्दों से। ये कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये सोसाइटी हमें सिखाती है कि तुम तो अपर हैंड हो, तुम तो कफील थे, तुमने थोड़ी कमाई खानी थी। ये वाले सारे मसले हमारे यहाँ चलते हैं। इन मसलों को थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है, इन पे डिस्कशन होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। जो नौजवान नस्ल है, जैसे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में डिबेट्स होनी चाहिए, इनको बताना चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। नेगेटिविटी पैदा हो तो जैसे हमारे सर में दर्द होता है या हमें बुखार होता है और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो इसी तरह हमें काउंसलिंग के लिए चला जाना चाहिए कि हाँ ये इशू आ रहा है मुझे, तो या तो मैं डिस्कस कर लूँ अपने पेरेंट्स के साथ जो मुझे बेहतर गाइड कर सकें। अगर वो सिनेरियो नहीं है तो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आजकल तो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट की पोस्ट है बाकायदा, वो अवेलेबल है। तो हमें अपने इश्यूज़ को लेके वहाँ चले जाना चाहिए, इलाज करवा लेना चाहिए, जिसमें कोई ख़राबी नहीं है। अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाना दिमाग ख़राबी की निशानी नहीं होती, दिमाग के ठीक होने की निशानी होती है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, आप जब रुजू करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्यों जाना है। हाँ, ये सारे मामले पागल नहीं, वो ठीक होता है तो वो जा रहा होता है ना, जो पागल होता है वो तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत खूब आपने बात की। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मुल्क की सतह पे जिस तरह से ख़वातीन की खदमात हैं उनको सराहा जा रहा है, ये ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरह हमारे यहाँ का निज़ाम है कि अगर कोई वैकेंसीज़ अनाउंस होती हैं तो क्या लगता है कि ख़वातीन को भी उस बराबरी की सतह में रखा जा रहा है उस तरह से, क्योंकि मखसूस कुछ सीट्स होती हैं ख़वातीन के लिए? जी, रखा तो जा रहा है। पॉलिसी लेवल पे तो चीज़ें ठीक हैं कि ख़वातीन को बराबर रखा जाता है या मिनॉरिटीज़ को उनका राइट दिया जाता है जॉब्स में, लेकिन जब हम बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके देखें तो ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। हमारे जो सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं, वो सम टाइम कुछ पोस्टों के लिए उन्होंने तय किया होता है कि लड़की रखनी है, कुछ पोस्टों के लिए उन्होंने तय किया होता है कि लड़का ही रखना है। तो फिर मेरिट तो ना रहा ना, फिर तो जेंडर पे आपने डिसीजन कर लिए। तो देखना ये है कि क्या मेरिट हर जगह फॉलो किया जा रहा है। वो जो हमने एक बॉटम लाइन बनाई थी कि इस लेवल पे हमने जेंडर को नहीं देखना, जी। तो क्या वो सब हो रहा है? अक्सर ऐसा नहीं हो रहा, ये एक इशू है, इसको देखना चाहिए। लेकिन जब हम कहीं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को डीप डाउन देखते हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जो ख़वातीन बहुत अच्छे कर सकती हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मर्द बहुत अच्छे कर सकते हैं। उन जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली हमें कॉल ही मेल या फीमेल को कर लेना चाहिए, जो हमें लगता है कि ये कर ही यही अच्छा सकते हैं। जैसे अमूमन आप कह लें कि नर्सिंग का शोबा है, तो वहाँ मेल नर्स अमूमन कहते हैं कि वो अच्छा नर्स नहीं होता। तो लेकिन हमें ये भी पता है कि पेशेंट तो मेल भी है और फीमेल भी है, तो हमें मेल नर्स भी चाहिए। तो हमें देखना है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जो किसी भी हॉस्पिटल में होगी या किसी भी इदारे में होती है, उसको देखना है कि उस वक्त पे ज़रूरत क्या है। ये रूल नहीं होने चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू द नीड डिसीजन कर लेने चाहिए। वैसे जहाँ आपने ये नर्सिंग या ये इस शोबे की बात की, ओवरऑल आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है ख़वातीन जो है वो किन शोबाजात में अपना नाम जो है वो मनवा रही हैं? ख़वातीन तो ऑलमोस्ट हर शोबे में अपना नाम मनवा रही हैं, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है। जहाँ हम उन्हें मौका नहीं देते वहाँ इशू आ जाता है। हम जब उनके रास्ते रोक लेते हैं, चाहे पेरेंट्स डिसाइड कर लें कि आपने इंजीनियरिंग में नहीं जाना बेटी को, और बेटे को कहेंगे आपने इंजीनियर ही बनना है, तो रास्ता तो रोक लिया ना। अब वो बच्ची चाहे टीचर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अगर इंजीनियर भी बनती तो वो बन सकती थी। हमने उसका रास्ता रोक लिया। पेरेंट्स को एक बात चेंज अपने अंदर लेके आना है कि वो बेटा बेटी के तौर पे ना देखें या अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना देखें, वो उसे एज ए औलाद ट्रीट करें। ये उनकी एक प्रोडक्ट है जिसको अच्छा परफॉर्म करना है इस दुनिया में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। फिर दूसरी बात जो हम लोग ये समझते हैं ये पराये घर चली जाएगी, यानी हम रिश्ते अमूमन हमारे यहाँ जो स्पेशली पंजाब या फैसलाबाद को देखूं तो वो पराया घर हमारे फूफी का घर होता है या हमारे चाचे का घर होता है या मामे का घर होता है। वो पराया घर नहीं है, उनको अपना समझे, इसने हमारे ही घर जाना है। और इवन वो पड़ोसी हो, आपका कोई दोस्त हो, कोई ना कोई ताल्लुक तो होता है जहाँ हम रिश्ता तय करते हैं, तो उनको पराया समझना छोड़ दें, वो आपके अपने हैं। वहाँ जो भी जाएगा, जितनी भी आप दौलत दे देंगे अपनी बेटी को इल्म की,
उनको उसको टैलेंट की, उसको स्किल्स की, वो आपके काम आएगी, क्योंकि अच्छा, चीज़ें बाउंस बैक होती हैं। ये बात बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई कि आप ये समझिए कि वो भी आपके अपने हैं। और अगर हम इस तनाजुर में भी देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फैमिली से बाहर भी रिश्ता कर रहे हैं तो रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं ना, तो वो आपके रिश्तेदार ही हैं, उनको आप और कोई जानने वाला ही होगा ना जिससे रिश्ता जोड़ेंगे। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है वैसे, हाँ, चूँकि आलमी दिन है आज ख्वातीन का, तो मैं करती हैं घर के अखराजात को मैनेज करने के लिए, लेकिन एक मर्द को अगर जॉब के साथ साथ एक दिन के लिए घर का खाना, रोटी और तमाम तर मामलात अगर अंजाम देना पड़े तो मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वे में मैं कहूँगा कि वाकई में ख्वातीन जो है वो अपना बेहतर रोल अदा कर रही हैं। बल्कि मैंने अपने गुज़श्ता एक अपने शो में एक सवाल पूछा था कि अगर आपको 24 घंटे काम करना पड़े और उसमें 1 मिनट के लिए भी आपको रेस्ट ना मिले, पूरा महीना आपने काम करना है और महीने के आखिर में आपको उजरत भी ना दी जाए, तो क्या आप वो काम करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, लेकिन औरतें सदियों से कर रही हैं। तो मैं ये जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि हमारे माशरे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि उस तरह से लड़की को जगह नहीं मिलती ससुराल में या ओवरऑल जिस भी फैमिली का वो हिस्सा बनती है, जिस तरह लड़के को सराहा जा रहा होता है या जिस तरह उसके काम को पसंद किया जा रहा होता है। अच्छा, उसको जिम्मेदारी माना जाता है। अगर लड़का जो है वो काम कर रहा है, उसके जिस तरह भी वो अपने घर को लेके चल रहा है, लेकिन अगर बहू जो है वो साथ दे रही है तो ससुराल वालों की तरफ से सराहा नहीं जा रहा, तो बल्कि वो कहते हैं ये उसका फ़र्ज़ था। जब आप शादी कर रहे हैं, आप जब देख रहे हैं, और आजकल तो देखा यह जाता है कि लड़की जो है वो जॉब करती है, अगर वो जॉब करती है तो चलाया जाए। मैं बल्कि अपने एक दोस्त को भी जानता हूँ जिसका रिश्ता जो इसी बिना पे टूटा था कि मेरे चूँकि उसके साथ कुछ फैमिली टर्म्स और हम एक दूसरे से बातें जो वो शेयर भी करते रहे, तो मैंने ये चीज़ जब उससे पूछी, बहुत जल्दी ही रिश्ता टूट जाने की वजह, तो उसने मुझे ये कहा जी कि मेरी वाइफ जो बैंक में जॉब करती थी, तो मेरे वालिदैन को ये था एतराज़, मैं चूँकि दुबई चले जाना था, तो मेरे वालिदैन को ये था कि जब भी उसकी सैलरी आए वो हमारे हाथ पे रखी जाए और उसका हिसाब जो वो हम खुद देखेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम खुद, यानी इसमें आप देखें कि आपने ये मुसल्लत कर दिया कि ये भी उसका फ़र्ज़ है। हालांकि ख़वातीन पे इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये फ़र्ज़ नहीं बनता। हाँ, वो अगर अपने हस्बैंड का वो साथ दे रही हैं और उन्होंने तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उसमें उन्होंने ये अज़्म कर लिया है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हम अपने बच्चों को भी देखेंगे, और ये सारा, तो इसमें मेरा ख्याल है कि शुक्रगुज़ार होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो अलकाब से नवाज रहे हैं। जी, ऐसे ही है। हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम समझ नहीं पाते कि हम बेटे और बेटी को मुकाबले पे रखते हैं। जी, बेटा और बेटी में कोई मुकाबला नहीं है, वो आपकी औलाद है। इसी तरह बहू और दामाद के लिए हमने अलग अलग खाने रखे हुए हैं, हालांकि वो क्या है, हमारे ही बच्चों का फर्दर रिलेशनशिप है ना। तो बहू को हम वो प्लेस नहीं देते, वो ना रिस्पेक्ट देते हैं, ना वो ऑनर देते हैं, ना वो उसको केटर करते हैं जिस तरह से हम दामाद को करते हैं। तो हमें ही ठीक होना है सबसे पहले। हम वो ऑनर जो हम अपने दामाद को दे रहे हैं, अगर हम अपनी बहू को भी देने लग जाएं, वो हमारे घर में रहती है, वो हमारे काम करती है, वो हमारा ख्याल रखती है, कमा के लाती है, सारा कुछ कर रही है, तो उसे एक ऑनर देना है, उसे एक रिस्पेक्ट देनी है। जब वो थकी हुई आए तो एक कप चाय उसे बना के देनी है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। जब वो अच्छा फील करेगी तो वो अच्छा ही करेगी आपके साथ। जी, बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा खुद को ही बदलना है। दामाद के लिए, दामाद आता है जब हम घर में, तो हम उसको कितना प्रोटोकॉल देते हैं। हम उस प्रोटोकॉल का 5% भी अपनी बहू को देना शुरू कर दें तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। तो वो क्यों नहीं हम कर पाते कि हमने बेटे बेटी को बराबर नहीं रखा हुआ होता। हमने कहीं पहले से एक सिस्टम में हमने सीख लिया हुआ है कि ये बराबर हो ही नहीं सकते। ये बराबर होते हैं। आपका बेटा बेटी बराबर है तो आपका बहू और दामाद भी आपके घर का उसी तरह हिस्सा है जैसे आपका बेटा और बेटी। तो उनको उतना ही प्यार मोहब्बत चाहिए, उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए। हम अमूमन ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होती, मतलब ये ख्याल है हमारा, लेकिन
बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करें वो किसी वक्त में जाके, जब आप कमज़ोर हो जाएं, जब आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, तो आज जब वो डिपेंडेंट हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें आप। बिल्कुल सही। उन्हें आप सिखा देंगे रिस्पेक्ट करना तो वो सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम ऐसा करते नहीं हैं अमूमन, हमारे घरों के तरबियत में ये एक फ़ला मौजूद है कि हम एक तो ख़ुद जब बच्चे छोटे होते हैं हमारे और हम जवान होते हैं तो हम बुज़ुर्गों का उतना एहतराम नहीं करते अपने बच्चों के सामने। यानी एक रेड़ी वाला जा रहा है और वो बुज़ुर्ग है तो उसको गाली दे के आगे से हटने को कहते हैं हम अपने साथ बैठे हुए बच्चों के सामने। बिल्कुल सही। तो ये जब एहतराम हम नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा वो एहतराम सीखेगा नहीं। तो तब्दीली हमें अपने अंदर लेके आनी बल्कि बिल्कुल सही। मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आता है कि एक शख्स ने अपने बेटे से कहा कि ये कंबल जो अपने दादा को दिया वो हवेली में सो रहे हैं, और वो कंबल बहुत मैला को चला था। अच्छा, वो खैर देने चला गया और कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब उसके वो लड़के के दादा की डेथ हुई तो उसने वो कंबल ला के ना तो अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान ये संभाल के रख लीजिए। उसने कहा जी वो क्यों? उसने कहा जब आप बूढ़े होंगे ना तो ये कंबल आपको दूंगा, ये मैं आपके लिए रखूंगा, ये मैं आपको दिया करूंगा। तो मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं, वाकई में आपके जो रवैये हैं उससे देख के आपके इस आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए हम। जहेज़ ना मिलने की वजह से वो उसके शोहर के उसके साथ लड़ाई झगड़े रहते और वो बार बार फरमाइशें करता रहा, जिससे तंग आकर इवन कि उसने उसे वापस भेज दिया, उसे घर भेज दिया और तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। तो इस बारे में आप क्या देखती हैं कि ख़वातीन के साथ कहाँ नाइंसाफ़ी होती है? देखिए, जहेज़ जो है ना वो मसलों का हल तो नहीं होता जी। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बड़ा मुझे पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ एक फैमिली को मिलने का कि जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा देना है हमने अपनी बेटी को, ये माँ का रवैया था। जबकि बाप के पास उतने पैसे नहीं थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी आप जहेज़ क्यों देना चाहती हैं? तो देन उन्होंने कहा कि ये जहेज़ ही होता है जो सारी ज़िंदगी मेरी बेटी के काम आएगा। मैंने कहा वो कैसे? कहती मैं आज तक अपने बाप दियाँ दितियाँ हुई रज़ाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। यानी उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस था, इस वजह से अपने एक्सपीरियंस से वो खातून निकल नहीं पा रही थी कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके शौहर अगर ज़्यादा नहीं कमा पाए और वो कोई चीज़ें नहीं बना पाए, आज जब बेटी की शादी है वो उसके जहेज़ के लिए पैसे भी नहीं जोड़ पाए, तो उस एक बात को लेके हम अपने ग्रजेस निकालें आपस में। वो मियाँ बीवी आपस में ग्रजेस निकाल रहे थे। तो मैंने उस बात को, जाहिर है मैं तो एक एक्सटर्नल फैक्टर थी कि मुझे उस मामले को सेटल करना था, वो बच्ची मेरे साथ अटैच है तो मुझे उस मामले को देखना था। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दरमियान बैठी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मैंने उनकी वालिदा को कुछ बातें कही, कुछ बातें उनके वालिद को कही, फिर कुछ बातें उस बच्ची को समझाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला सेटल हो गया। तो थोड़ी सी मतलब अपनी मैं से बाहर निकलना होता है, अपने एक्सपीरियंस से बाहर निकलना होता है। हमारा एक्सपीरियंस सम टाइम हो सकता है बहुत बुरा हो जहेज़ के हवाले से कि मुझे फलां चीज़ नहीं मिली थी और मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी, तो अब मैं अपनी बेटी को हर ही चीज़ दे के भेजूँ और वो हर चीज़ देने की मेरे शौहर में अगर इस्तात नहीं है तो मुझे एक लम्हे को सोच लेना है, मुझे एक लम्हे को अपने दामाद से और वो जो ससुराल है जो मैं उसके लिए चुन रही हूँ कुछ डिफरेंट चुन लेना है, जो चीज़ों के पीछे नहीं, वो मेरी बेटी की कदर करने वाला हो। मुझे थोड़ा सा और चीज़ें देखनी है। तो वो बात वही है कि हमें ही चीज़ ठीक करना, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पे है ना ठीक वो होंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वाकई में इससे बड़ी बिगाड़ पैदा होता है कि मैंने यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारे माँ बाप जब बेटी को बाद में शादी के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या वो अपने हिस्से में से कुछ चाह रही होती है, जो ऑफ कोर्स उसके भाइयों में अगर वो तकसीम हो रहा है, जिस तरह हमने आगाज़ में बात की, तो वो अगर अपने हिस्से में से कुछ मांगती है तो उसे कहा जाता है कि शादी पे तुम्हें थोड़ा कुछ दिया। वो तो आपने शादी जहेज कुछ और चीज है, वो उसके हिस्से का नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो देखिए जो हिस्सा है वो अगर फर्ज करें आप शादी के मौके पे उसको नहीं दे रहे या उसकी एजुकेशन पे के टाइम पे जब उसे जरूरत थी आपने वो हिस्से डिवाइड नहीं किए और आपने रख छोड़ा, उस वक्त बचा लिया, आपने उस पर खर्च नहीं किया। हिस्सा इसलिए होता है या माँ बाप जो कमाते हैं वो इसलिए होता है कि बच्चों की बेटरमेंट पे खर्च किया जाए। हमारे यहाँ जोड़ते हैं हम नस्लों के लिए, वो जोड़ने से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। चले हमने उस टाइम पे नहीं किया तो फर्दर जिंदगी में बेटी को किसी लम्हे में कोई पैसे चाहिए, कोई जरूरत पड़ गई है, कोई इलाज मुआवजा है या उसके अपने बच्चों की आगे एजुकेशन है, कुछ भी है और वो अपना हिस्सा मांग रही है तो उस पर गुस्सा ना हो, वो जुल्म नहीं कर रही है आपके साथ।
भाइयों को भी मैं ये कहूँगी कि गुस्सा ना हो अपनी बहनों पे। जहेज आप देते हैं अपनी मोहब्बत की वजह से, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को अगले घर में जाके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। या तो आप उसका हिस्सा उस वक्त निकाल लें कि ये हिस्सा है, इसमें से इतनी चीज़ पैसों का जहेज आ गया, ये बेटा तुम्हारा है, अभी ले जाना चाहो ले जाओ। लेकिन ये भी मैं वालिदैन को एक बात कहूँगी कि शादी के टाइम पे सारा कुछ ना दें अपनी बेटी को जो उसका हिस्सा है। ये विजडम की बात है, इसको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे से आप उसकी शादी कर रहे हैं उसका नहीं पता कि वो कितना चलेगा उसके साथ। उसको वो 3 लफ्ज का इख्तियार आपने दे दिया, वो कभी भी छोड़ सकता है। वो उसका सारा हिस्सा जाया करके, इस्तेमाल करके या छीन के भी उसे छोड़ देगा। तो आप थोड़ा सा कुछ वक्त इंतजार करें, 4, 5, 7 साल, जब तक कि आपकी बेटी स्टेबल हो जाए अपने नए सिस्टम में, फिर आप उसे उसकी सारी हिस्सा दे दें और ऑनेस्टी से दे दें और प्यार से दे दें। उससे अपना रिश्ता ख़त्म ना करें हिस्सा देने के चक्कर में। भाई भाई रहें और माँ बाप रहें। बल्कि आप उसे हैसियत का एक बता रहे होते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ लगता है कि जहेज देने के बाद माँ बाप जो है वो लड़के के हाथ में एक रस्सी थमा रहे होते हैं, और वो जब चाहे उसे ढीला करता जाए, उससे फ़ायदा जो वो लेता रहे। उसकी ख्वाहिशात जब बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो देखने लगता है कि अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं तो ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि उस बेटी को अपने घर के हालात का पता होता है, माँ बाप का पता होता है, लेकिन बहुत सारे शोहर जब यहाँ पर ज़्यादती कर जाते हैं कि वो उनसे कह रहे होते हैं कि मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे घर बहुत कुछ है, तुम्हारे बाप के पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे छुपाया हुआ। हालांकि वो कर्ज लेके दे रहे होते हैं जहेज, और वो पता नहीं क्या सारी जिंदगी एक साथ भरी रहती है। बल्कि इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एक मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया था कि यहाँ तक होता है कि बेटी जो है वो जब बाप से राब्ता करके कहती है कि मुझे मेरी सादगी की वजह से मेरे शोहर ने बुलाना छोड़ दिया, कि तुम्हारे साथ चलता हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सा लगता है, मैं बाहर निकलता हूँ तुम्हें ना फैशन का पता है, इन चीज़ों का नहीं पता, तो मैं तुम्हारे साथ मुझे नहीं चलना, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। तो क्या होता है कि माँ बाप फिर यही चाहते हैं कि बेटी वापस आ जाए, और कई अरसा तक माँ बाप उस बेटी को दिलासे भी देते रहते हैं और उसके जहेज़ के लिए लिए गए सामान के एक साथ भी भरते रहते हैं। तो सारी ज़िंदगी का ये फिर रोना रह जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आखिरी मैसेज में हम आपका जाते जाते उन तमाम लोगों के लिए ख़वातीन के इस आलमी दिन के हवाले से। जी, ख़वातीन के आलमी दिन पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो मैं यही दूंगी कि औरत जो है वो नाम है मोहब्बत का, औरत नाम है इसार का, औरत नाम है विजडम का, औरत नाम है बर्दाश्त का। तो अपने जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी आज़ादी को भी इस बास्केट में रख लें औरतें, कि उनको इस निज़ाम से जिसमें उनसे बेइंसाफ़ी होती है इससे छुटकारा पाना है। बिल्कुल बेइंसाफ़ी को कभी भी जगह नहीं दी जा सकती। मैं यही पैगाम दूंगी कि खुद अपने साथ बेइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, अमूमन लोगों के जहन में वो प्ले कार्ड वाली आवाज़ आ जाती है। ये आवाज़ ये है कि आप जिन लोगों से मोहब्बत करती हैं, वो आपका बाप है, आपका भाई है, आपका शौहर है, आपकी माँ है या आपका बेटा है, तो उससे बात करें जी। उससे बात करें, उसकी बात को समझें, उसके मसाइल को समझें और फिर दोनों मिलजुल के दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, ताकि आपका जो प्यार भरा घर है वो हमेशा कायम रहे, आपके जो बच्चे हैं वो आपके साए में रहें। जो ब्रोकन होम फैमिली के चाइल्ड होते हैं वो सोसाइटी में कुछ ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते अमूमन। तो कोशिश करें कि आप दोनों इकट्ठे रहें। छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं, आपकी पसंद की नहीं भी होती चीज़ें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप इस सिस्टम से निकलते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी में उन बड़े कंप्रोमाइज़ से बचें और छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ करने में कोई ख़राबी नहीं है। अगर आपको एज ए शौहर अपनी बीवी को चाय का कप बना के देना पड़ गया तो कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। आप उसको ये पॉइंट आउट ना करें कि जी आप मुझे चाय नहीं बना के देती और मैं आपको चाय बना के देता हूँ, ये कोई इशू नहीं है। आप दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को बराबर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तभी गाड़ी चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद करता हूँ कि उस बार जितने भी लोग थे आपने
आपने आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर इरम सुल्ताना साहिबा और इनसे हमेशा हमने प्रोग्राम में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमने कोशिश की कि ख़वातीन की खदमात को भी सराहा जाए और जो जुल्म ज़्यादती या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनको फेस कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है और उन मसाइल को दूर कैसे करना है, उन वजूहात को तलाश करना है जो असल ये रुकावटें पैदा करती हैं या ये मसाइल जिनसे जन्म लेते हैं। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।